नमस्ते साथियों। भारत के इतिहास में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं और उन टर्निंग पॉइंट्स के कारण भारत का भविष्य ही नहीं बदला, बल्कि भारत में पूरी संस्कृति और जिसे कहना चाहिए कि पूरा वातावरण बदल कर रह गया। ऐसे भारतीय इतिहास में कई एक टर्निंग पॉइंट्स आए। साथियों, इस सीरीज में मैं आपको भारत के टर्निंग पॉइंट्स बताने वाला हूं। पहला टर्निंग पॉइंट, पुष्यमित्र सुंग, यानी कि सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी जो कैलेंडर है अभी 2023 चल रहा है, जीरो पे आई है, यानी कि 2023 साल पहले जीरो, और उसके भी पहले 185 सन 185 से 177 के बीच में यह सुंग डायनेस्टी का काल था। इधर कैलेंडर उल्टा चलता है साथियों, और इधर बढ़ते हुए चलता है। तो इस पीरियड में ऐसा क्या हुआ जो हमारे देश का इतिहास बदल गया, हमारा देश बदल गया? साथियों, आपको मालूम है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य ने किस तरह महाराजा धनानंद का साम्राज्य खत्म करके मगध पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया, और ये पूरे रीजन में, ये पाकिस्तान है आजकल, ये पाकिस्तान नहीं, ये पूरा रीजन, इतना मगध से लेकर ये पूरा शासन था मौर्य डायनेस्टी का। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी कौटिल्य के अंडर में बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा शासन था, बहुत उसने एक्सपैंड किया। उसके बाद साथियों, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार का युग आया, थोड़ी सी गिरावट आई। उसके नीचे अशोक का युग आया, जिसे अशोका द ग्रेट कहते हैं। अशोक के युग में क्या हुआ कि एक तरफ तो अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। ये बुद्धिज्म साथियों, यहां पे 350 के आसपास से बुद्धिज्म का युग आ गया था। तो ये बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हुए उसने एक अहिंसा की जो पॉलिसी थी उसको मेंटेन किया, और उस अहिंसा की पॉलिसी में क्या हुआ कि पूरा ये मौर्य डायनेस्टी खत्म होने की कगार पे आ गई। क्योंकि केवल आप अपने को अहिंसक कर सकते हैं, बाकी लोगों को तो अहिंसक कर नहीं सकते। यहां सारे देश हैं, वो तो सब हिंसात्मक है, वो तो आक्रमण करेंगे। तो उनको आप जब अहिंसक नहीं बना सकते तो आपका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अशोक से गिरावट आने लगी, क्योंकि अशोक के युग में इकोनॉमी में गिरावट आ गई, आर्थिक व्यवस्था चौपट होने लगी। फिर अशोक से नीचे बृहद्रथ इनका राज आया। ये मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। अब क्या ऐसी बात हुई बृहद्रथ के कार्यकाल में जिससे इस देश का भाग्य बदल गया? बृहद्रथ भी अशोक के ही नक्शो कदम पर चलकर ये बुद्धिज्म अपनाए थे, और बुद्धिज्म अपनाए ही नहीं थे, बल्कि अहिंसक भी नहीं, बल्कि कायरता की ओर ये उन्मुख हो गए थे। इनके सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग। अब इनके सेनापति ने क्या किया कि उस जमाने में यहां से यवन आक्रमण करते थे। यवन का मतलब होता है ग्रीक। ग्रीक लोग, यानी कि अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर, उसके वंशज, वो सिकंदर के जाने के बाद भी लगातार आक्रमण कर रहे थे, और वो आक्रमण करते। और पहले तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इनको अलग कर दिया था, इनको बाहर कर दिया था। लेकिन बृहद्रथ ने यह पॉलिसी अपनाई कि यवन आते हैं तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है। और उससे साथियों ये होता कि अगर ग्रीक आ जाते तो भारत बहुत साल पहले ही ग्रीक का गुलाम हो गया होता, और भारत में सनातन संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो जाती, और ग्रीक का शासन हो जाता, और बुद्धिस्ट भी बने रहते। और जब ये ग्रीक अटैक कर रहे थे, आक्रमण बार बार कर रहे थे, तो ये बुद्धिस्ट उनकी मदद कर रहे थे। बुद्धिस्ट कौन? बुद्धिस्ट बृहद्रथ के जो सैनिक थे और जो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, वो ग्रीक की मदद कर रहे थे। इनके सेनापति पुष्यमित्र सुंग को जब ये मालूम हुआ तो ये गए, तो सिंध पर कब्जा कर लिया था ये ग्रीक ने। ग्रीक यानी कि यवन, उसको सिंध को छुड़ा करके वहां पर 300 लोगों का कत्ले आम किया पुष्यमित्र सुंग ने।
उसमें बुद्धिस्ट भी थे, उसमें ग्रीक भी थे, और सिंध को छुड़ाया। जब ये लौटकर मगध की राजधानी में बृहदत्त से मिलने आए तो इन्होंने जब बताया कि मैंने इस गुलामी से छुटकारा दिलाया है, तो बृहदत्त नाराज हो गए। दोनों में झगड़ा होने लगा। बृहदत्त ने कहा क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, ग्रीक को आने दो। और ग्रीक आते आते काफी मध्य भारत तक में ग्रीक आ गए थे। तो इन्होंने कहा इस तरह से तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग और बृहदत्त, इनमें और पुष्यमित्र शुंग में झगड़ा होता है और पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं और इस मगध की गद्दी पर बैठ जाते हैं। यहां से साथियों शुरू हुआ भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय। वो नया अध्याय यह था कि पुष्यमित्र शुंग सनातनी थे। तब तक सारे वेद, वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा सबका विनाश हो चुका था। कहीं भी रामायण महाभारत किसी का कोई उल्लेख आलेख कहीं नहीं था। पुष्यमित्र शुंग ने दोबारा सनातन संस्कृति स्थापित करी भारत में। बुद्धिज्म, ऐसे बुद्धिस्ट जो बहादुर होते थे वो पुष्यमित्र शुंग के साथ थे, लेकिन वो बुद्धिस्ट जो ग्रीक को आने का निमंत्रण देते थे उनको नष्ट किया गया। और उस चक्कर में कुछ बुद्धिस्ट स्मारक भी नष्ट हुए क्योंकि वो अड्डे थे ग्रीक को छुपाने के। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने पूरे भारत, जिसमें थोड़ा सा आप साउथ छोड़ दीजिए, तो इसमें दोबारा सनातन संस्कृति फैलाई, प्रचार प्रसार किया। बुद्धिज्म को लोअर स्केल में ले गए, खत्म नहीं किया क्योंकि उसके बाद भी बुद्धिज्म फ्लरिश किया इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, लेकिन सनातन संस्कृति का जो पुनरुत्थान हुआ वो पुष्यमित्र शुंग के कारण हुआ। और ये बड़े प्रतापी राजा थे। इनका बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र ने मध्य भारत से लेकर साउथ की ओर भी सनातन संस्कृति को का विस्तार करने का बीड़ा उठाया। तो ये शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग ने 36 साल तक राज किया, और जो शुंग डायनेस्टी है लगभग 70 साल तक रही, और इन 70 सालों में सनातन धर्म दोबारा एस्टेब्लिश हुआ भारत में। वरना सनातन धर्म जा रहा था, लगभग खात्मे पर था, और बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट ग्रीक्स को इनवाइट कर रहे थे। तो पहला जो टर्निंग पॉइंट था, उस पॉइंट पे ग्रीक को रिपेल किया गया। वरना अलेक्जेंडर तो नहीं आया था, चला गया था पोरस के एफर्ट के कारण, चंद्रगुप्त मौर्य के कारण, लेकिन उसके बाद ग्रीक के जो उनके बाकी लोग थे वो लगातार आ रहे थे क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, यहां पे अर्थव्यवस्था सोना था, तो वो बार बार आना चाह रहे थे। तो उनको सबको एक एक को मार भगाया पुष्यमित्र शुंग ने। तो साथियों ये जानना बहुत आवश्यक है कि अगर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त से उनका वध ना किया होता और सनातन संस्कृति दोबारा ना लाते, तो आज ये देश हिंदू ना होता, ये देश पूरी तरह बदला होता। तो इस टर्निंग पॉइंट को याद रखिए, अपनी पीढ़ियों को बताइए, बच्चों को बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।